हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड। हाउस प्रॉपर्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक को एक सिंगल सेक्शन में लाया गया था और उस सेक्शन का नाम है सेक्शन 25A। सेक्शन 25A फाइनेंस एक्ट 2016 में अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अंदर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड का जो ट्रीटमेंट था, दोनों को सेम सेक्शन में लाया गया। कब लाया गया बाबू? 2016 से। इन दोनों में एक डिफरेंस था, वो ख़त्म कर दिया गया था। अब इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है एक ही सेक्शन में होता है, जैसे मतलब सेक्शन 25A में। जब ट्रीटमेंट सेम सेक्शन में है, इसका मतलब क्या है कि आपको रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट हो या फिर एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव हो, दोनों को सेम सेक्शन में ट्रीट करना है। मैं आपको दोनों अलग अलग समझाता हूँ, क्योंकि दोनों की मीनिंग्स अलग अलग है, दोनों की कहानी अलग अलग है, लेकिन दोनों की ट्रीटमेंट सेम है। मतलब आंसर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो आंसर पर्पज़ के लिए, तो दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा? सेम होगा, नो प्रॉब्लम। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, लेकिन दोनों की मीनिंग्स अलग अलग है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले मीनिंग्स पढ़ाऊँगा, फिर आपको आगे बताऊँगा। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट का मीनिंग्स क्या है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, समझना। मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे पास रहने आया था, लेकिन उसने मुझको रेंट नहीं दिया था। उसने मेरा रेंट मार लिया था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा भाई कि देख रेंट दे दो, रेंट दे दो, बट उसने मेरी एक ना सुनी और मेरा घर छोड़ कर भी चला गया था। दिस इज अनरियलाइज्ड रेंट, दिस इज अनरियलाइज्ड रेंट। क्लियर हो रहा बात? मेरा फ्रेंड था, उसने मुझको रेंट नहीं दिया, दैट इज़ अनरियलाइज्ड रेंट। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मुझे अनरियलाइज्ड रेंट की रिडक्शन मिल गई थी, एक दिन बड़े दिनों बाद वो मुझे मिला, बोला पहचाना? मैंने कहा भाई तुमको कैसे बोल सकता हूँ, तुमने मेरा रेंट नहीं दिया था, तुमने मेरा रेंट मार लिया था, तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ मैं? बोला देख यार, तुम मुझे समझा नहीं, मैंने बताया था ना मेरी प्रॉब्लम्स है, बट तुम समझा ही नहीं और मेरे पीछे पड़ गया था। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास पैसे आ गए हैं, तो मैं तुम्हारे पैसे वापस करने आया हूँ। मैंने भी सोचा छोटा झगड़ा करके फ़ायदा क्या है, मेरे पैसे तो लेकर के आया, वो पैसे मैंने रख लिए, क्योंकि आए हुए पैसे को कौन छोड़ता है भाई, तो मैंने रख लिए। डैट इज़ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, दैट इज़ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। जब मुझे पैसे नहीं मिले थे वो अनरियलाइज्ड रेंट हो गए, और जब मुझे पैसे मिल गए तो वो क्या हो गया? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ट्रीटमेंट के थ्रू। टैक्सेबिलिटी ऑफ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। सबसे पहले मैं आपको अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में बताऊँगा ना, तो यहाँ पे देखिए दोनों का तो ट्रीटमेंट मैंने एक संग लिखा है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। बट यहाँ पे जो ट्रीटमेंट को अगर आपको अलग करना है, तो आपको कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा रिसिप्ट और एक है रियलाइजेशन। रिसिप्ट किसके लिए? एरियर्स ऑफ रेंट के लिए, और रियलाइजेशन किसके लिए? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट पहले आपको हम समझा रहे हैं। तो टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रियलाइजेशन, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रियलाइजेशन। अनरियलाइज्ड रेंट टैक्सेबल होता है उस साल जिस साल रिसीव होता है। हालांकि ये उस साल का रेंट नहीं है, ये उन सालों का है जो मुझे नहीं मिला था, लेकिन अभी मिल गया तो अभी टैक्सेबल होगा। लेकिन एक शर्त है, उन सालों में इसकी रिडक्शन मिली थी, तो अब जब मुझे रिसीव होगा तो टैक्सेबल होगा, क्योंकि मुझे अनरियलाइज्ड रेंट की रिडक्शन मिल गई थी। अब आपको पैसा वापस मिल जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि इनकम टैक्स कहता है कि जब तुमको नहीं मिला था रेंट, मतलब अनरियलाइज्ड रेंट था, तो मैंने आपको रिडक्शन दिया था। अब चूंकि आपका पैसा मिल गया है, मतलब अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर हो गया है, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट हो गया है, तो आपको मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अब आप मेरे से ये मत पूछना प्लीज़ कि इनकम टैक्स वालों को कैसे पता चलेगा कि पैसे मिल गए। भाई जो दे रहा है वो जाके खुद बताएगा इनकम टैक्स वालों को, भाई मुझे पैसे मिल गए हैं, लो तुम टैक्स ले लो और मुझे थोड़ा डिडक्शन दे दो, क्योंकि पैसे रिकवर करने में मेरे कुछ एक्सपेंसेस हुए। इन सिंपल वे आप ये समझिएगा कि रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट
तभी टैक्सेबल होगा जब आपको अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन मिली होगी। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन पे एक स्टार मार्क करा मैंने। स्टार मार्क का मतलब है अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड इज टैक्सेबल ओनली व्हेन डिडक्शन इज अलाउड इन अर्लियर ईयर। मतलब ये हुआ कि रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट या फिर अनरियलाइज रेंट रिकवर उसी समय टैक्सेबल होगा जब आपको अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन मिली होगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट बता रहा हूँ। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। प्रीवियस ईयर 2012-13 की बात है, बहुत पुरानी बात है। मेरा प्रीवियस ईयर कितना है 2019-20 है और हम कब की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 2012-13 की, मतलब 7 साल पुरानी बात है। एक अनरियलाइज रेंट हुआ था, देखो यहाँ पे 80,000 का एक अनरियलाइज रेंट हुआ था। कितने का बाबू, 80,000 का। मैं इनकम टैक्स के पास गया, बोला भाई डिडक्शन दे दो, लेकिन उन्होंने मुझे डिडक्शन नहीं दिया। यहाँ पे लिखा हुआ ना डिडक्शन नॉट अलाउड, इनकम टैक्स वालों ने मुझे डिडक्शन नहीं दिया। लेकिन प्रीवियस ईयर 2019-20 में अनरियलाइज रेंट रिकवर हो गया 80,000 का। अब बताइए कि जब मुझे डिडक्शन नहीं मिला था तो क्या मुझे 80,000 पर टैक्स देना पड़ेगा? नहीं सर, आपको मैंने पहले ही बताया था कि अनरियलाइज रेंट रिकवर कब टैक्सेबल होगा, जब आपको अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन मिलेगी। हमने यहाँ पे देखा डिडक्शन इज़ नॉट अलाउड। मैं गया था ना इनकम टैक्स के पास, बताया था ना मैंने, बट उन्होंने मुझे डिडक्शन नहीं दी। जब डिडक्शन नहीं दी तो हम टैक्स नहीं देंगे जब मेरा अनरियलाइज रेंट क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा नॉट टैक्सेबल एट ऑल एज इट वाज नॉट अलाउड एज रिडक्शन इन अर्लियर। चूँकि मुझे रिडक्शन नहीं मिला था अनरियलाइज रेंट का तो मैं आपको टैक्स नहीं दूंगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 2, डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ रेंट रियलाइज। चूँकि हम लोग रियलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको क्या बोला है कि जो भी अनरियलाइज रेंट रिकवर होगा वो टैक्सेबल होगा, पर उसमें से आपको 30% की डिडक्शन मिल जाएगी। कितने की डिडक्शन मिल जाएगी, 30% की। चलो अब एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रीवियस ईयर 14-15 में अनरियलाइज रेंट हुआ आपका 90,000 का, मुझे डिडक्शन भी मिल गई 90,000 की। अब 19-20 में अनरियलाइज रेंट रिकवर हो गया 90,000 का। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो 90,000 का रिकवर हुआ, ये क्या पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा? एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या पढ़े थे हम लोग कि अनरियलाइज रेंट का रिडक्शन मिलेगा तो अनरियलाइज रेंट रिकवर होगा। अनरियलाइज रेंट का रिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिला था, इसलिए आपने अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ तो टैक्स नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे आपका जो अनरियलाइज रेंट हुआ 90,000 का, इसका रिडक्शन मिल गया आपको 90,000 का। अब आपका वही अनरियलाइज रेंट 1920 में रिकवर हो गया 90,000 का। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये पूरा का पूरा 90,000 टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी में? नहीं सर, इसमें से आपको 30% माइनस करना होगा, क्योंकि हमने अभी कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ा, रिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, रिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ रेंट रियलाइज। जितना रेंट रियलाइज होगा उससे आपको 30% की रिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे टैक्सेबल तो होगा, लेकिन टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 1920 रुपीज़ 90,000, ये पूरा आपका अमाउंट है, ये पूरा टैक्सेबल नहीं होगा। इस 19,000 का 30% आपको रिडक्शन मिल जाएगा। तो 30% कितना आया, 27,000, मतलब आपका 63,000 रिडक्शन मिल जाएगा। प्लीज़ टेल मी, आपका एग्जाम्पल नंबर 2 एकदम क्लियर है? उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, टैक्सेबल इवन इफ एसएससी इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ रियलाइजेशन। हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू तभी टैक्सेबल होगा जब ही शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब टैक्सेबल कब होगा, जब हम लोग को क्या होना पड़ेगा, ओनर होना पड़ेगा। लेकिन अनरियलाइज रेंट रिकवर हो या फिर एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव हो, इसके केस में एसएससी ओनर रहे ना रहे अमाउंट टैक्सेबल होगा। एसएससी ओनर रहे ना रहे, अनरियलाइज रेंट अगर रिकवर हुआ है या फिर एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव हुआ है तो टैक्सेबल होगा। चलिए एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान से देखना बच्चा लोग।
मैं पहला वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया, एग्जाम्पल दिया, सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा के आपको एग्जाम्पल दिया, अब थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने, अब उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर 14-15 में मेरा अनरियलाइज रेंट था 20,000 और मुझे डिडक्शन भी मिल गई 20,000 की। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन प्रीवियस ईयर 15-16 में मैंने हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। मैंने हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। अब जब मैंने हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया तो अब तो मैं ओनर नहीं रहा, अब तो मैं ओनर नहीं रहा। तो आपके हिसाब से क्या टैक्स अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर होगा तो टैक्सेबल होगा नहीं होगा? सर होगा, क्योंकि आपने बताया था कि अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर हो या फिर एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव हो, हम ओनर रहे ना रहे टैक्सेबल होगा। क्लियर हो रहा बात? तो हम यहाँ पे देखें प्रीवियस ईयर 1920 अनरियलाइज्ड रेंट 20,000 है, अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर 20,000 मतलब 20,000 का आपका क्या हो गया बाबू? रिकवर हो गया। टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 1920 मतलब ये टैक्सेबल है। आप ओनर रहे ना रहे कुछ भी हो आपको टैक्स देना पड़ेगा जब अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर होगा। तो हम लोग पूरे पे टैक्स नहीं देंगे, क्या करेंगे 30% माइनस करके देंगे। तो हमारा 20,000 क्या हुआ? रिकवर हुआ। तो 20,000 का 30% कितना होगा? 6,000 मतलब आपको 14,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 4। अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो डायरेक्टली एग्जाम्पल पे जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब तक क्या था कि जितना अमाउंट रियलाइज हो रहा था, सॉरी अनरियलाइज हो रहा था, उतना ही क्या हो जा रहा था? रिकवर हो जा रहा था। लेकिन अब जो एग्जाम्पल नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ इसमें थोड़ा ट्रीटमेंट अलग है, इसको सही से समझना। इसमें कोई झमेला नहीं था, जितना मेरा अनरियलाइज्ड हो रहा था उतना ही रिकवर हो जा रहा है, तो हम उतना का 30% माइनस करके टैक्सेबल कर दे रहे हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर 13-14 में अनरियलाइज रेंट हुआ था 25,000 का और मुझे डिडक्शन मिली 10,000 रुपये की। डिडक्शन कितने की मिली बाबू? 10,000 की मिली। इसका मतलब आपको पूरा रिडक्शन नहीं मिला, आपको पार्टली रिडक्शन मिला। मतलब 25,000 का अनरियलाइज रेंट है बट रिडक्शन आपको कितना मिला? 10,000 का मिला। मीन्स सारा नहीं मिला, पार्टली मिला। आपको सिर्फ 10,000 की रिडक्शन मिली 25,000 से। बाकी जो इन दोनों का डिफरेंस है कितने का है ये लिखिएगा मत, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 15,000 का जो डिफरेंस है इसकी रिडक्शन आपको नहीं मिली, ध्यान से समझना। अब प्रीवियस ईयर 1920 में आ गए हम लोग, आपको रिकवर हुआ 16,000 का। देखो यहाँ पे अनरियलाइज रेंट 25,000 का था और आपको रिकवर कितना का हुआ? 16,000 का। लेकिन रिडक्शन कितने की मिली थी? 10,000 की मिली थी, ध्यान में रखिएगा। तो 19-20 में आपका रिकवर हुआ 16,000। इनकम टैक्स वालों ने कहा कि देखो मैंने तुमको एज पर इनकम टैक्स में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एज पर असेसिंग ऑफिसर AO, एज पर असेसिंग ऑफिसर। इनकम टैक्स वालों ने कहा कि देखो मैंने तुमको 10,000 की रिडक्शन दी थी, 10,000 की रिडक्शन दिया था और तुम्हारा अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ 16,000 का। तो तुम ऐसा करो 16,000 में से 10,000 पे मुझे टैक्स दे दो और बाकी 6,000 पे मुझे टैक्स मत दो। अब एसएससी कहता है कि आपने मुझे 15,000 पे, इस 15,000 पे डिडक्शन नहीं दिया था, मुझे डिडक्शन नहीं दिया था, तो मैं जो ये 16,000 रिकवर किया हूँ इसमें से मैं आपको 15,000 पे टैक्स नहीं दूंगा, आपको 1,000 पे टैक्स दूंगा। प्लीज़ बात समझना। इनकम टैक्स कहता है कि बाबू देखो तुम 16,000 रिकवर किए हो तो तुम ऐसा करो, चूँकि हम तुमको रिडक्शन दिए थे 10,000 का, तो तुम 10,000 पे मुझे टैक्स दो और बाकी 6,000 पे टैक्स नहीं दो। लेकिन एसएससी कहता है कि सर आपने मुझे 15,000 की डिडक्शन नहीं दी थी, चूँकि अनरियलाइज रेंट रिकवर कितने का है? 16,000 का है, तो मैं आपको 15,000 पे डिडक्शन टैक्स नहीं दूंगा, 1,000 पे टैक्स दूंगा। तो अब आप बताओ कि कौन सा वाला एक्सेप्ट होगा, इनकम टैक्स वाली बात एक्सेप्ट होगी या फिर एसएससी की बात एक्सेप्ट होगी? सर एसएससी की बात एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि आपको 15,000 जो नहीं डिडक्शन मिला अनरियलाइज रेंट का, टोटल 25,000 का अनरियलाइज रेंट है बट डिडक्शन आपको कितने की मिल रही है? 10,000। इसका मतलब आपको 15,000 नहीं मिल रही है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। और अनरियलाइज रेंट रिकवर कितना हुआ? 16,000 हुआ।
तो ये जो 16,000 है ये फुल्ली टैक्सेबल नहीं होगा। आप लोग क्या करते हैं, 16,000 से 30% माइनस करके रिडक्शन दे देते हैं, बट ये इतना आसान नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट है। पहले 25,000 रहता और 25,000 ही रिकवर हो जाता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 25,000 था, 10,000 का रिडक्शन मिला, रिकवर 16,000 हुआ, मतलब आपको 15,000 रुपये की रिडक्शन नहीं मिली सर। तो एसएससी के हिसाब से एक्सेप्ट होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है, इनकम टैक्स लॉ कहती है कि जब कभी आपका अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ है और अगर आपको किसी रेंट का डिडक्शन नहीं मिला है तो पहले वो रेंट आप हटा लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 16,000 रिकवर हो गया, 15,000 का आपको रिडक्शन नहीं मिला, तो आपको ये मानना है कि ये 15,000 आपका पहले रियलाइज़ हुआ है, मतलब आपको सिर्फ 1,000 पे रिडक्शन देना है। As per SSC will be acceptable, that is first rupees 25,000 which are already taxed। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखो 25,000 का अनरियलाइज रेंट था, 10,000 का रिडक्शन मिला, मतलब 15,000 का आपको रिडक्शन नहीं मिला। रिडक्शन अगर नहीं मिला इसका मतलब 15,000 के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ गया, 15,000 के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ गया। उसने इनकम टैक्स वालों ने आपसे 15,000 रुपये के ऊपर टैक्स ले लिया, तो दोबारा ये टैक्सेबल नहीं होगा, विल नॉट बी टैक्सेबल, एंड बैलेंस रुपीज़ 1,000 विल बी टैक्सेबल। मतलब आपका 25,000 में से 10,000 मिला, 15,000 नहीं मिला, और अनरियलाइज रेंट रिकवर 16,000 हो गया। तो 16,000 से पहले 15,000 हटा देंगे, उसके बाद जो बचेगा 1,000 रुपया, उस पर हम क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे। उसके बाद आपका ये कुछ होमवर्क है, अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ होमवर्क ज़रूर करिएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से देखिएगा स्टार्टिंग से, 100% समझ में आएगा। मुझे पता है ये इतना भी टफ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। तो ये था रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अब हम लोग करेंगे एरियर्स ऑफ रेंट रिसिप्ट। बोला एरियर्स ऑफ रेंट मीन्स एनहांसमेंट, एनहांसमेंट का मतलब होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीज ऑफ रेंट विथ रेट्रोस्पेक्टिव डेट। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब बैक डेट, प्रीवियस ईयर, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव डेट मीन्स बैक डेट। तो एनहांसमेंट ऑफ रेंट होता है ये, रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट रिसिप्ट क्या होता है, एनहांसमेंट ऑफ क्या होता है बोलो, रेट्रोस्पेक्टिव डेट मीन्स बैक डेट। तो इन्हांसमेंट ऑफ रेंट होता है ये विथ रेट्रोस्पेक्टिव डेट। इन्हांसमेंट मीन्स इंक्रीमेंट, मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। तो रेंट जब इंक्रीज होगा तो वो आपको ओनर को पे करना पड़ेगा। जब आप ओनर को पे करोगे तो ओनर को रियलाइज होगा, रिकवर होगा, मिल जाएगा उसको, तो ओनर को उस रेंट पे टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पिछले सालों से ये बिलोंग करता है, लेकिन मिला आज। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो आज प्रीवियस ईयर 2019-20 है, मतलब हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है बाबू, 1920 है। अब किसी घर में प्रीवियस ईयर 2018-19 में थे, 2018-19 के अलावा 2017-18 में भी थे, 2017-18 में भी थे, 2018-19 में भी थे, और आज भी है 2019-20 में। इस साल आपने कुछ रेंट पे किया था, इस साल आपने कुछ रेंट पे किया था, इस साल भी आपने कुछ रेंट पे किया होगा, और इस साल भी आप कुछ रेंट पे करेंगे। सपोज प्रीवियस ईयर 2017-18 एंड 2018-19 का रेंट बढ़ गया, 2017-18 का 50,000 हो गया, 2018-19 का भी 50,000 बढ़ा दिया गया। अब आपको ये देना होगा, क्योंकि आपका रेंट क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। तो इंक्रीमेंट जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, एरियर्स ऑफ रेंट रिसिप्ट। और ये आप कब देंगे बाबू, 2019-20 में मिलाकर 1 लाख रुपए देंगे। मतलब आपका एरियर रेंट रिसिप्ट कितना होगा, 1 लाख। इसी को बोलते हैं हम लोग एरियर रेंट, मतलब पिछले कुछ सालों के अंदर जिसका रेंट बढ़ गया है उसको यहाँ पर हमको देना है। तो एरियर रेंट क्या पूरा 1 लाख रुपये दे देने, नहीं सर, कुछ पैसे आपके एरियर से कुछ पैसे आपको क्या करेगा, रिडक्शन मिल जाएगा। अब हम आपको कॉन्सेप्ट की तरफ फिर से लेके चलते हैं। ये देखिए आपका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था अनरियलाइज रेंट को लेकर के, अब हम लोग पढ़ेंगे एरियर्स रेंट लेकर के। टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, जिस साल में रिसिप्ट होगा उस साल में टैक्सेबल होगा, डिडक्शन मिलेगा 30% का जब आपका रेंट रिसीव होगा, और टैक्सेबल होगा चाहे एसएससी ओनर हो या ना हो। चलो एग्जाम्पल देखो, एक एक्सपेक्टेड रेंट है आपका 2 लाख रुपये, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या रिसीव आपका है 10,000 पर मंथ, एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव 40,000,
बिलोंग्स टू द लास्ट ईयर, आपका एरियस ऑफ रेंट रिसीव है 40,000 जो लास्ट ईयर का है, तो यही आपका क्या है, एरियस रेंट है। तो एरियस ऑफ रेंट रिसीव टोटल कितने का है, 40,000 का, लेस कर दीजिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, 12,000, आंसर आ जाएगा 28,000, यही आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। तो जिस तरह हमने किया था अनरियलाइज रेंट में रिकवरी में, उसी तरह एरियस ऑफ रेंट रिसीव है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, देख लो। मान लो मेरा एक घर है जिसका रेंट था 12,000 पर मंथ ऑन 1/4/18, 1/4/2018 को 12,000 रेंट था। उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू 1,40,000 थी, फेयर रेंट 1,50,000 का, स्टैंडर्ड रेंट 1,30,000 का, और म्यूनिसिपल टैक्स पे किया गया था 20,000, लेकिन रेंट 15,000 हो गया। पहले 12,000 था, अभी 15,000 हो गया। कब से, 1/4/19 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एरियस रेंट। तो आपको वैल्यू चाहिए एरियस रेंट का, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एरियस रेंट। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 1/4/18, ये कौन सा ईयर पड़ जा रहा है, 2018-19, और 1/4/19 2000 आपका 19-20। तो सबसे पहले आपको 2018-19 का ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर आपको 2019-20 का ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना हम सबको आता है। आइए हम फिर भी निकालते हैं, आपके लिए नोट नहीं करिएगा, जस्ट मैंने ऐसे ही बता दिया है, आप लोग अपने हिसाब से बनाइएगा, मैंने शॉर्टकट बनाया है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे ही बनाना, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट तरीके से बना रखा है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2019-20 का निकालेंगे। सबसे पहले स्टेप वन में क्या लिखते हैं हम लोग, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। इसमें हम लोग लेते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू जो 1,40,000 का है, यहाँ पे देख सकते हैं 1,40,000 का है, और फेयर रेंट 1,50,000 का है, स्टैंडर्ड रेंट 1,30,000 का है। तो हम लोग कंपेयर करते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से, और दोनों में से हायर वन, तो दोनों में से हायर कौन सा, 1,50,000 है, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में से हायर वन, फिर जो आया उससे लोअर वन। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 1,50,000 का डिफरेंस आया। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, इन दोनों में जो लोअर है 1,30,000। उसके बाद स्टेप टू एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। तो यहाँ पे देखो 2019-20 में आपको रेंट कितना मिल रहा था, 12,000 पर मंथ मिल रहा था, तो एनुअल रेंट कितना हो जाएगा, सॉरी ये 2019-20 का है, 2019-20 ये रहा, कितना मिल रहा है आपको बाबू, 15,000 मिल रहा है। तो 15,000 इंटू 12 करेंगे तो हमको एनुअल रेंट कितना मिल जाएगा, 1,80,000 है। अनरियलाइज रेंट नील है, इसलिए 1,80,000, इन दोनों का हायर, टेक हायर वन, 1,80,000, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका 1,80,000। तो ये निकल गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर 19-20, ये हम लोग का प्रीवियस ईयर है 1,80,000 का। अब हम लोग 18-19 का निकालेंगे, चूँकि 18-19 का भी इन्फॉर्मेशन है। 18-19 में स्टेप वन तो सेम रहेगा 1,30,000, चूँकि म्यूनिसिपल फेयर स्टैंडर्ड दोनों सेम है। स्टेप टू चेंज होगा क्योंकि एनुअल रेंट इसका अलग होगा, क्योंकि हमारा पहले एनुअल रेंट कितना था, 12,000 पर मंथ था। तो 12,000 इंटू 12 करेंगे 1,44,000, माइनस नील करेंगे 144, दोनों का हायर 144, आंसर 144। तो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू प्रीवियस ईयर का आ गया 144,000, यही आपका क्या है, एरियस ऑफ रेंट है। मतलब पहले आपको 1,44,000 मिला था, बट मिलना कितना चाहिए था, 1,80,000 मिलना चाहिए था। तो कितना नहीं मिला, डेट इज बाकी है मेरा, डेट इज 36,000। अब ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा 30% लेस करने के बाद। स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 30%, 10,800 का, वैल्यू ऑफ एरियस रेंट 25,200। प्लीज टेल मी आपका कॉन्सेप्ट टैक्सेबिलिटी ऑफ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियस ऑफ रेंट रिसीव एकदम क्लियर है। थैंक यू सो मच।